हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुकेयर 247। ये अप्रैल करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 5 वीडियो है। अगर आपने पार्ट 1 से 4 तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। इस सीरीज में हम फाइनेंस, इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज के करंट अफेयर्स एमसीक्यूज फॉर्म में डिस्कस करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि सारे इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर, पीआईबी और रेगुलेटरी बॉडी सर्कुलर्स को कवर करें। ये सीरीज आपके रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में आने वाले करंट अफेयर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। हमने अप्रैल के फाइनेंस करंट अफेयर्स का एमसीक्यू और कंप्लीट न्यूज का पीडीएफ अपने टेलीग्राम में रिलीज किया है। आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें 50+ एमसीक्यू है। टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपका पहला सवाल है, हाउ ऑफन इज द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज्ड? आंसर है बाई एनुअली। अभी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ ने ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज किया है, तो इस पे भी सवाल आ सकता है कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज करता है। ये साल में 2 बार रिलीज किया जाता है। एक बार किया जाता है अप्रैल में एंड सेकेंड टाइम अक्टूबर में किया जाता है। इसमें एसेस किया जाता है कि ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट के लिए क्या रिस्क है और जो इमर्जिंग मार्केट फाइनेंसिंग है उसके बारे में भी इस रिपोर्ट में डिस्कस किया जाता है। तो इसे आप ध्यान रखें कि इस रिपोर्ट में आखिर होता क्या है। अभी अप्रैल में रिलीज हुए रिपोर्ट के हाइलाइट्स को देखते हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि हाई इन्फ्लेशन और अनरेगुलेटेड क्रेडिट मार्केट में जो लेंडिंग की गई है वो ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बड़ा रिस्क खड़ा कर सकता है। साथ ही साथ इसमें यह भी कहा गया है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पे साइबर अटैक काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, जो कि ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम के लिए एक बड़ा रिस्क फ्यूचर में खड़ा कर सकता है। इस रिपोर्ट में जियोपॉलिटिकल टेंशन की बात कही गई है। वेस्ट एशिया मतलब कि इजराइल फिलिस्तीन और इजराइल ईरान के बीच जो वार हो रहे हैं और यूक्रेन रशिया के बीच जो टेंशन बढ़ते जा रहा है वो ग्लोबल सप्लाई चेन को डिसरप्ट कर सकते हैं, जिस कारण से काफी चीजों के प्राइस बढ़ सकते हैं। जो रेड सी है उसका जो शिपमेंट रूट है वहां से काफी ज्यादा शिपमेंट गुजरते हैं। अगर वो डिसरप्ट होता है या उसमें डिले होता है तो उस कारण से काफी कंट्रीज में काफी चीजों के प्राइस बढ़ सकते हैं। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 2023 में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट रेसिपिएंट था फॉरेन कैपिटल का। यूएस ऑफ कोर्स टॉप पे था, तो इसे भी आप ध्यान रखना। इस रिपोर्ट में यह बोला गया है कि अनरेगुलेटेड प्राइवेट क्रेडिट मार्केट काफी तेजी से ग्रो हो रहा है और उनके बिजनेस उतनी तेजी से ग्रो नहीं हो रहे हैं। उन्हें जो लोन मिल रहा है वो हायर इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा है और उनका बिजनेस उस तरह से ग्रो नहीं हो रहा है, जिस कारण से वो इंटरेस्ट रेट सर्व नहीं कर पाएंगे, जिस कारण से ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में फ्यूचर में एक बड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन पॉइंट्स का यूज आप मेंस का डिस्क्रिप्टिव आंसर लिखने में कर सकते हो। साथ ही साथ इस पे एमसीक्यूज भी बनाए जा सकते हैं। अगर आप सेबी ग्रेड 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आप एडुकेयर 247 की वेबसाइट से पेपर 2 के लिए एमसीक्यू कोर्स सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये फेज 1 और फेज 2 दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स में पेपर 2 का कंप्लीट सिलेबस टॉपिक वाइज एमसीक्यू फॉर्म में कवर किया गया है। टोटल यहाँ 4000+ एमसीक्यूज हैं और हर एमसीक्यू का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है। इंपॉर्टेंट टॉपिक के लिए लाइव सेशन भी कंडक्ट किया जाएगा। सिमिलरली हमारे पास सेबी एंड आईएफएससी ग्रेड ए के लिए कोर्स है कॉस्टिंग एंड कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी का। इस कोर्स में क्रिस्प एंड कॉन्साइज नोट्स है, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज है, न्यूमेरिकल है, टोटल 500+ एमसीक्यूज है। तो ये कोर्सेज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जरूरत है तो आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपका अगला सवाल है, व्हाट डज द पैराडॉक्स ऑफ सेविंग सजेस्ट अबाउट इंडिविजुअल सेविंग बिहेवियर? आंसर है, इट मे लीड टू डिक्रीज इन ओवरऑल इकोनॉमिक सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। बेसिकली लोगों को लगता है कि अगर इंडिविजुअल की सेविंग बढ़ रही है तो ओवरऑल सेविंग भी बढ़ेगी, बट पैराडॉक्स कंप्लीट इसके अपोजिट बात करता है। वो ये बताता है कि अगर लोगों की सेविंग बढ़ रही है तो ओवरऑल जो इकोनॉमी की सेविंग है वो कम होगी। तो इसे आप ध्यान रखना, ये कंप्लीट उल्टा बात करता है। द हिंदू में ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, डज अ राइज इन सेविंग कॉज ऑफ फॉल इन इन्वेस्टमेंट। तो इसके ऊपर ये सवाल बनाया गया है। इसका दूसरा नाम है पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, इसे भी आप ध्यान रखना। इस कॉन्सेप्ट को 1936 में एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे जॉन मेनियार्ड केनीज, तो इन्होंने पॉपुलराइज किया था। इनका एक बुक है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इसके ऊपर आरबीआई में ऑलरेडी सवाल आ चुका है कि इस बुक के ऑथर कौन है, तो आप ध्यान रखना। और इस कॉन्सेप्ट को किसने पॉपुलराइज किया था ये भी आप ध्यान रखना। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिलीव करता है कि लोगों का जो इंडिविजुअल सेविंग है वो ओवरऑल इकोनॉमी के लिए बुरा है। ऐसा क्यों है? बिकॉज अगर आप ज्यादा सेविंग करोगे तो आप चीजों पे खर्च नहीं करोगे। अगर आप खर्च नहीं करोगे तो जो कैपिटलिस्ट हैं, जो गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, वो डिस्करेज होंगे फर्दर गुड्स प्रोड्यूस करने के लिए। उन्हें अपने इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न नहीं मिलेगा, तो जिस कारण से उनका जो इन्वेस्टमेंट है वो कम हो जाएगा और ओवरऑल
इकोनॉमी के लिए ये बुरा होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखो। आपका अगला सवाल है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द आईएमएफ स्टैंड बाय एग्रीमेंट? आंसर है, टू ऑफर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू कंट्रीज विथ बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम। अभी आईएमएफ ने पाकिस्तान को $1.1 बिलियन का लोन अप्रूव किया है एज अ बेल आउट पैकेज अंडर आईएमएफ स्टैंड बाय एग्रीमेंट। अब ये एग्रीमेंट होता क्या है? ये एक शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस है जो कि मेंबर कंट्रीज को दिया जाता है। ये एक तरह का लेंडिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर कोई मेंबर कंट्रीज बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रही है तो उसे आईएमएफ स्टैंड बाय एग्रीमेंट के अंदर लोन देता है। तो इसे आप ध्यान रखना। और ये सारी कंट्री के लिए है। ऑल मेंबर कंट्रीज आर एलिजिबल टू गेट द लोन फ्रॉम द आईएमएफ इफ दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम। जो लो इनकम कंट्रीज है वो एसबीए के साथ साथ स्टैंड बाय क्रेडिट फैसिलिटी भी यूज करते हैं। तो इसे भी आप ध्यान रखना। इसका जो ड्यूरेशन है वो काफी फ्लेक्सिबल होता है। मोस्टली ये 12 से 24 महीने के बीच दिया जाता है, बट किसी किसी केस में ये 36 महीने तक भी जा सकता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट आप ध्यान रखो, किसी से भी सवाल बन सकते हैं। आपका अगला सवाल है, व्हाट इज द मिनिमम नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर न्यू पेमेंट एग्रीगेटर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन एज पर आरबीआई गाइडलाइंस? आंसर है 15 CR। अभी आरबीआई ने पेयू को पेमेंट एग्रीगेटर के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। तो इसे आप ध्यान रखना। पेयू एक फिनटेक कंपनी है और ये अप्रूवल दिया गया है पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के अंदर। तो ये सवाल बन सकता है कि पेमेंट एग्रीगेटर के लिए किस एक्ट के थ्रू अप्रूवल दिया जाता है? तो इसे आप ध्यान रखो। ये इन प्रिंसिपल जो अप्रूवल होता है, इसका फाइनल अप्रूवल आने में 6 मंथ से 1 ईयर लग जाता है। पेमेंट एग्रीगेटर क्या होते हैं? बेसिकली एक इंटरमीडियरी होते हैं बिजनेस और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बीच, जो कि इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट को सिंप्लीफाई करते हैं। आप डिफरेंट जो पेमेंट मेथड से पेमेंट करते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ई वॉलेट, यूपीआई, उनका जो टेक्नोलॉजिकल सिस्टम है ये पेमेंट एग्रीगेटर उनको हैंडल करता है और मर्चेंट और जो बायर्स होते हैं उनके बीच में ब्रिज का काम करता है। कोई पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस लेना चाहता है और आरबीआई को एप्लीकेशन देना चाहता है तो उसका मिनिमम नेटवर्थ 15 CR होना चाहिए। तो इसे भी आप ध्यान रखना। और अप्रूवल मिलने के बाद थर्ड फाइनेंशियल ईयर में उसका जो नेटवर्थ है वो 25 CR पहुंचना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जिससे सवाल बन सकते हैं। आपका अगला सवाल है, व्हाई आर डोमेस्टिक सेविंग्स क्रूशियल फॉर इंडियाज इकोनॉमी? आंसर है, दे प्रोवाइड कैपिटल फॉर इन्वेस्टमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एक डेटा रिलीज किया है जिसमें यह बताया है कि जो हाउस होल्ड सेविंग है वो 47 ईयर लो पे चल रहा है और ये जीडीपी का 5.3% है। 2022 में ये नंबर 7.3% था। आप देख सकते हो काफी शार्प डिक्लाइन आया है। और इसके अपोजिट जो हाउस होल्ड डेब्ट है वो काफी तेजी से बढ़ा है। ऑफ कोर्स जब सेविंग कम होगा तो डेब्ट बढ़ेगा, जो अभी जीडीपी का 5.8% है। अब ये हाउस होल्ड सेविंग रेट क्या होता है? बेसिकली ये रेट रेफर करता है कि जो डिस्पोजेबल इनकम है उसका कितना परसेंट हम सेव कर रहे हैं, स्पेंड नहीं कर रहे हैं अपने कंजम्पशन पे। तो ये आप ध्यान रखना। और ये इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हाउस होल्ड की प्रोस्पेरिटी फ्यूचर में क्या होगी वो डिसाइड होता है। हाउस होल्ड सेविंग्स के 3 मेन कंपोनेंट है। पहला है फाइनेंशियल एसेट्स, जो आपके पास कैश है, बैंक में जो डिपॉजिट्स हैं, आपने म्यूचुअल फंड या स्टॉक्स में जो इन्वेस्ट कर रखा है वो सारे आपके फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। दूसरा है फिजिकल एसेट्स, आपने रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या लैंड में जो इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो सब हाउस होल्ड सेविंग्स में आता है फिजिकल एसेट्स के अंदर। तीसरा है गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, आपके पास जो भी ज्वेलरी है गोल्ड एंड सिल्वर की वो भी आपके सेविंग्स के अंदर आता है। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये बैंकों को मोर लेंड करने की एबिलिटी देता है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और जो बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स हैं वो फाइनेंस किए जाते हैं। इसीलिए इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि हाउस होल्ड सेविंग्स इंक्रीज हो, आप बैंक में ज्यादा से ज्यादा पैसा रखें ताकि उसके ऊपर बैंक ज्यादा से ज्यादा लोन दे सके बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। आपका अगला सवाल है, हु हैज द एफएसआईबी रिकमेंडेड एज द न्यू चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया? आंसर है मनोज मित्तल। फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो ने मनोज मित्तल को रिकमेंड किया है कि ये सिडबी के चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर बनाए जाए। ये पहले आईएफसीआई के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। साथ ही साथ उसने संजय शुक्ला का नाम सेलेक्ट किया है नेशनल हाउसिंग बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के लिए। ये जो फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो है इसे 2022 में बनाया गया था और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर काम करता है, जिसका काम है कि स्टेट ओन्ड बैंक और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं इंडिया के उसके डायरेक्टर को सिलेक्ट करना।
तो ये पूरी बॉडी बनाई गई थी डायरेक्टर का नाम रिकमेंड करने के लिए और उन्हें ढूंढने के लिए। तो एक काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसको आप ध्यान रखो, इससे रिलेटेड सवाल आ सकते हैं। बाकी सिडबी के चेयरमैन का डायरेक्ट नाम फेज 1 एग्जाम में पूछा जा सकता है। आपका अगला सवाल है, हाउ ऑफन इज द फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट प्रिपेयर्ड? आंसर है बाई एनुअली। अभी आईएमएफ ने फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट पब्लिश किया है, जिसमें यह कहा गया है कि यूएस, यूरोप एंड अदर कंट्रीज कुछ सेक्टर्स में जो इनोवेशन कर रही हैं वो ओवरऑल इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए इनफ नहीं है। तो इसे आप ध्यान रखना। ये जो रिपोर्ट होता है ये लेटेस्ट पब्लिक फाइनेंस डेवलपमेंट के बारे में बात करता है कि मिड टर्म में क्या रिस्क हो सकते हैं, पॉलिसी जो बनती हैं ग्लोबल इकोनॉमी पे उसका क्या इंप्लीकेशन हो सकता है। तो ये इन सब चीजों को असेस करके रिपोर्ट में पब्लिश करता है और ये रिपोर्ट साल में 2 बार पब्लिश की जाती है। जैसे ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट पब्लिश की जाती है, जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। आईएमएफ एक और रिपोर्ट पब्लिश करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये सारे रिपोर्ट का नाम आप ध्यान रखना, इससे सवाल बनाए जा सकते हैं। और ये जो फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट है ये सेम डेटाबेस यूज करता है रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए जो ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक यूज करते हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आईएमएफ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। इसे 1994 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के थ्रू बनाया गया था। इसका जो मेन एम है ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है, साथ ही साथ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को मॉनिटर करना है और उसके लिए सजेशन देना है। इसे डिफरेंट कंट्रीज से कोटा के थ्रू फंडिंग मिलती है, साथ ही सब्सक्रिप्शन फी भी मिलता है इसे मेंबर कंट्रीज से। और ये क्या करता है, कंट्रीज को शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। जैसा हमने डिस्कस किया, पाकिस्तान को आईएमएफ ने अभी लोन प्रोवाइड किया है $1.1 बिलियन का बैलेंस ऑफ पेमेंट को मीट करने के लिए। इसके 2 इंपॉर्टेंट रिपोर्ट जो है अभी हमने डिस्कस किया। इसका जो हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में है, यूएसए में। तो ये सब ध्यान रखना, ये फेज 1 में ऐसे सवाल आ सकते हैं। होप ये वीडियो आपका अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।